हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, जिसमें हमने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ को समझा था। साथ ही साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय सामग्री क्या है, उसके अंतर्गत हम कौन से सिद्धांत पढ़ते हैं, ये देखा था। आज हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत या फिर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आय की यहाँ बात करें तो बात होती है राष्ट्रीय आय की, क्योंकि हमें पता है समष्टि के अंतर्गत हम पूरे अर्थव्यवस्था की एक साथ स्टडी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे उसका निर्धारण होता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। और दूसरा सिद्धांत आता है रोज़गार का सिद्धांत। रोज़गार की बात करें तो भी यह राष्ट्रीय रोज़गार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिसमें देखा जाता है कि किसी भी देश में बेरोज़गारी का स्तर कितना है, उसके पीछे क्या कारण है, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम आय व रोज़गार के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। दूसरा सिद्धांत इसके अंदर आता है, वो है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पर सामान्य कीमत की बात करें, क्योंकि पूरे अर्थव्यवस्था में जो भी प्रचलित सामान्य कीमतें हैं उसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। अर्थव्यवस्था में जो भी प्रचलित कीमतों की दर है, या फिर महंगाई की दर कितनी है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो इन सब के बारे में चर्चा इस सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी देश में आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि हो रही है या नहीं, किस स्तर तक आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, तथा साथ ही साथ आर्थिक विकास के संबंधित जितने भी ग्रोथ मॉडल्स हैं, जैसे कि हैरड-डॉमर मॉडल है, सोलो मॉडल है, या फिर और भी जो हम इसमें ग्रोथ मॉडल्स देखते हैं, उन सब की चर्चा आर्थिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत होती है। और फोर्थ पार्ट हमारा आता है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भी राष्ट्रीय आय पूरे देश में एक वर्ष के अंतर्गत हुई है, उसकी कैसे उसका वितरण किया जाता है, और उस वितरण के बाद में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, और उस आय का कितना प्रतिशत जो है वो अमीरों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो बाइफोगेशन या डिवीज़न है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये आता है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत के अंतर्गत। इसके अलावा इन चार ब्रॉड टॉपिक्स के अलावा मुद्रा की स्टडी भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं कि किसी भी देश में मुद्रा की मात्रा कैसे निर्धारित होती है, साख का निर्माण कैसे होता है, और किस प्रकार मुद्रा के स्तर से देश का कीमत स्तर निर्धारित होता है। दूसरा आता है राजस्व या फिर रेवेन्यू की बात करते हैं, तो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिटर्मिनेशन और उसकी स्टडी भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। और एक सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर में आता है। तो इस प्रकार समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट मैटर और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं उनके सिद्धांत या फिर सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने के बाद में अब हम उन दोनों में क्या क्या अंतर हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहला अगर हम अंतर देखें व्यष्टि और समष्टि में, तो वो होता है इनका शब्द का अर्थ। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो माइक्रोस शब्द से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं छोटा या सूक्ष्म, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र है वो मैक्रोस शब्द, ये भी ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, इससे मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं बड़ा। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा अंतर देखें तो वो आता है इनके अध्ययन को लेकर। जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन होता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं या फिर समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत उपभोक्ता की आय क्या है, व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग क्या है,
इन बातों का अध्ययन करते हैं, या फिर व्यक्तिगत उत्पादक जो है वो कितना उत्पादन कर रहा है, एक व्यक्तिगत फर्म की अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पूरे राष्ट्र की आय क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर कितना उत्पादन हो रहा है, राष्ट्र स्तर की बचतें क्या है, राष्ट्र स्तर का निवेश क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। अगला डिफरेंस अगर देखें तो वो आता है मूलभूत निर्धारक तत्व। जो बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो दोनों में अलग अलग हैं। जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूलभूत निर्धारक तत्व कीमत है, क्योंकि यहाँ पर कीमतों का अधिक महत्व है और इन कीमतों से ही उत्पादकों की और उपभोक्ताओं की संतुलन की स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मेन जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो है उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की आय या फिर आमदनी, क्योंकि इसी आय या आमदनी से डिसाइड होता है कि साधनों की मांग कितनी रहेगी, मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में कितनी होगी। इसीलिए ये एक मुख्य डिफरेंस है दोनों में। अगला अंतर अगर हम देखें तो वो है यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ संतुलन की स्थिति की प्रमुखता रहती है, इक्विलिब्रियम की प्रमुखता रहती है। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि एक उपभोक्ता है उसका संतुलन की स्थिति कहाँ पर होगी, कहाँ पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, या एक उत्पादक का संतुलन की स्थिति कहाँ होगी, वो किस लेवल पर उत्पादन करेगा। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत असंतुलन की स्थिति या फिर डिसइक्विलिब्रियम की प्रमुखता होती है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य है इस असंतुलन को दूर कर संतुलन को स्थापित करना। अगला अंतर आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में को, जहाँ अन्य नाम कीमत सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ पर कीमतों की प्रमुखता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे अर्थव्यवस्था की समग्र स्टडी करते हैं, समग्र इकाइयों की अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे समग्र अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है दोनों का ऑब्जेक्टिव्स बहुत अलग अलग हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य होता है कीमतों का निर्धारण करना, कि किस प्रकार कीमतें निर्धारित होंगी, और हमें पता है कि हमारे साधन सीमित हैं जबकि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, तो किस प्रकार उन सीमित साधनों का उन विशिष्ट उपयोगों में आवंटन करना, ये एक इसका मुख्य लक्ष्य होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना, कैसे नेशनल इनकम को डिटरमाइन किया जाए, एवं साथ ही साथ जो भी हमारे एग्रीगेट यूजेस हैं उनमें फैक्टर्स को एलोकेट करना। एग्रीगेट यूजेस में, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र उत्पादकों द्वारा काम में लिए जाने वाले सभी फैक्टर्स की बात की जाती है, तो उनका एलोकेशन किस प्रकार होगा, ये मुख्य लक्ष्य मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है और इसमें इसकी स्टडी की जाती है। इन मेन पॉइंट्स के अलावा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी हो सकता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की एक पर्टिकुलर इकाई का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं। जबकि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पूरे अर्थव्यवस्था के में व्याप्त जनरल प्राइस लेवल का या एक जनरल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, इसीलिए इसे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहा जाता है। तो ये हमारे माइक्रो और मैक्रो में मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसा कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है, किसी भी देश की सरकारी नीतियों का निर्धारण करने के लिए उसके समग्र या समूह का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। तो प्रत्येक देश चाहता है कि वो ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण करे जो कि उसके निवासियों के लिए कल्याणकारी हो, जैसे कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय को बढ़ाया जाए, किस प्रकार बेरोज़गारी के स्तर को कम कर रोज़गार के अवसरों को बढ़ाया जाए, राष्ट्रीय निवेश को, राष्ट्रीय बचतों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं उनके निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व होता है। दूसरा हमारा महत्व का पॉइंट आता है वो है आर्थिक नियोजन या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग में। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए भी पूरे देश का अध्ययन करना आवश्यक होता है, किसी भी व्यक्तिगत इकाइयों से आर्थिक नियोजन नहीं किया जा सकता। और आर्थिक नियोजन में मुख्यतः क्या होता है, कोई भी
विकास की दर को निर्धारित करके और उसे प्राप्त करने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। यही आर्थिक नियोजन है। इसके लिए भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है। अगला इम्पोर्टेंस है इसका, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो समष्टि पर आधारित होती हैं। जैसे हम बात करें कि किसी भी उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की जो कीमतें वो चुका रहा है उसका निर्धारण समष्टि या फिर राष्ट्र स्तर पर जो जनरल प्राइस लेवल है उसके आधार पर ही होता है। यदि हम कहें किसी देश में मुद्रास्फीति की सिचुएशन है या इन्फ्लेशन है, तो इसके कारण क्या होगा, देश में लगातार कीमतों में वृद्धि होगी और इन कीमतों में वृद्धि के कारण व्यष्टि लेवल पर जो एक उपभोक्ता एक वस्तु की कीमत चुका रहा है वो भी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वह वस्तु भी महंगी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर डिफ्लेशन या फिर अपस्फीति की सिचुएशन है तो कीमतों में लगातार कमी होगी और बहुत ही सस्ती दरों पर पहुंच जाएगी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होता है। इसी के साथ ही अगर हम किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक की बात करें, वो उत्पादक किस प्रकार से अपने उत्पादन कर रहा है या किस प्रकार से उत्पादन के साधनों की कीमत चुका रहा है, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस भी नेशनल लेवल पर या फिर समष्टि स्तर पर ही निर्धारित होती है। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इसका है, विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में भी ये सहायक होती है। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिसका सामना एक देश को करना पड़ता है, जो कि संबंधित किससे होती है, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय बचतों से, राष्ट्रीय निवेश से, तो इन प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सारी समस्याएं पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर या फिर मैक्रो लेवल पर डिटरमाइन होती है और इनका सॉल्यूशन भी मैक्रो लेवल पर ही हो सकता है। फिर आता है समष्टि मूलक विरोधाभासों के कारण समग्र या समूह का ज्ञान आवश्यक है। समष्टि मूलक विरोधाभासों का हमसे हमारा तात्पर्य है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि व्यष्टि स्तर पर तो सही साबित हो रही हैं, लेकिन समष्टि स्तर पर जो कि सही साबित नहीं होती है, या इसके विपरीत जो मैक्रो लेवल पर जो बातें सही है वो इंडिविजुअल या फिर माइक्रो लेवल पर सही साबित नहीं होती है। हमें पता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है या समष्टि अर्थशास्त्र है वो विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ होता है या फिर विभिन्न माइक्रो लेवल की जो यूनिट्स होती हैं उनका एडिशन होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। जो एग्रीगेट्स होते हैं या एडिशंस होते हैं इनकी अपनी अलग विशेषताएं, अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनका अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान अति आवश्यक होता है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, लेकिन इसके साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र की अपनी कुछ सीमाएं, अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। पहली लिमिटेशन इसकी ये है कि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न माइक्रो इकाइयों या व्यक्तिगत इकाइयों को जोड़कर जब परिणाम निकाले जाते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की, नेशनल इनकम क्या है? राष्ट्रीय आय किसी एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन 1 ईयर। लेकिन अब ऐसी स्थिति में इन सब का कैलकुलेशन करना और प्रत्येक वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जोड़ना ये एक अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है परिणाम निकालना। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हम प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल क्या है, सामान्य कीमत स्तर क्या है, यह जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, थोक मूल्य सूचकांक होता है, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इनका प्रयोग करते हैं। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं को इंक्लूड करना है, किसकी प्राइसेस को देखना है, कौन सी वस्तु को कितना भार प्रदान करना है, कितना वेटेज देना है,
तो ये सारा का सारा प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो ही समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी सीमा है। फिर आती है सेकंड है इस पे भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय। कई बार ये हो जाता है कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र के जो परिणाम निकले हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं, और अगर हमें उनकी जानकारी अच्छे से नहीं है तो जो हम परिणाम निकाल रहे हैं, रिज़ल्ट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो गलत रिज़ल्ट हो सकते हैं या फिर ऐसे रिज़ल्ट्स हो सकते हैं जो भ्रमात्मक हों। तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र की अपनी एक सीमा है। तीसरा है समूहों में व्याप्त विभिन्नता की उपेक्षा। समष्टि अर्थशास्त्र में हम विभिन्न इकाइयों का जोड़ या फिर समग्र करके एक समूह बनाते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें समूहों में व्याप्त विभिन्नता कैसे हो सकती है, अगर हम देखें सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल जो है वो बहुत सारी वस्तुओं की कीमतों का एवरेज या फिर औसत होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी देश में सामान्य कीमत स्तर बढ़ा है, पहले से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि किस कारण से हुई है। क्या सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स हों उनकी प्राइसेस कम हो गई हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए हों, ये परिवर्तन उस कारण से हो सकता है। तो उनकी जो अपनी पर्टिकुलर क्वालिटी है, पर्टिकुलर हेट्रोजीनियस नेचर है, उसकी उपेक्षा इसमें हो जाती है जब हम एक सामान्य स्तर की या जनरल लेवल की बात करते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें कि किसी वर्ष में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है, अब ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस कारण से हुई है, कौन से वर्ग की आय बढ़ी है। हो सकता है जो मिडिल क्लास है उनकी इनकम उतनी की उतनी है, जो कि अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास है उसकी आय बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई हो। या ये भी हो सकता है कि जो रिच क्लास या हायर क्लास पीपल है उनकी आय बढ़ी हो, लेकिन जो गरीब वर्ग है उनकी आय पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा कम हो गई हो। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि को एक आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का साइन नहीं कह सकते। तो इसमें भी जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी यहाँ पर उपेक्षा हो जाती है। अगली लिमिटेशन है समष्टि अर्थशास्त्र की कि जो भी यहाँ पे विशाल इकाइयाँ का हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल सेविंग्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट या फिर आर्थिक वृद्धि दर, ये सारी जो लार्ज स्केल यूनिट्स होती है इनको स्टडी की सिंप्लिसिटी के लिए आवश्यकता अनुसार इनको परिवर्तित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मुख्यतः ये 4 लिमिटेशंस हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन में देखी जा सकती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं समष्टि मूलक विरोधाभास, जिसे जोड़ संबंधी भ्रम या फिर संयोजक तर्क दोष भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सिस या फिर फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि समष्टि मूलक विरोधाभास क्या होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले इसकी चर्चा करी थी प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग ने। बोल्डिंग ने कहा कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि किसी व्यक्ति के लिए सही साबित हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि समग्र के लिए भी वही बात सही साबित हो। उदाहरण के लिए हम इसमें देख सकते हैं बचतें। यदि हम कहें कि एक व्यक्ति अपनी बचतों को बढ़ाता है तो यह उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन यदि हम कहें कि पूरे देश में रहने वाले सभी व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाते हैं तो यह उस देश के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सभी लोग अपनी आय को, अपनी बचतों को बढ़ाएंगे, सेविंग्स ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा, इनके पास जो खर्च करने योग्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम होगी, जिसके कारण नेशनल कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगा। उपभोग कम होने के कारण जो भी नेशनल डिमांड है, वस्तुओं की राष्ट्रीय मांग है, वो कम हो जाएगी। और इसके कारण राष्ट्रीय मांग कम हो रही है, लेकिन पूर्ति को कम होने में थोड़ा समय लगता है।
तो एक ऐसा स्तर आ जाएगा जहाँ मांग बहुत कम है लेकिन पूर्ति हमारे पास अभी वस्तुओं की उतनी ही है। इस कारण से देश में कीमतों में गिरावट आने लगेगी और आर्थिक मंदी की समस्या आ जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन हो जाएगी, जिसे डिफ्लेशन भी कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए बचतें अगर तो इस तरीके से हम देखें कि अगर अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोग बचतें करते हैं, अपनी बचतों को बढ़ाते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा है लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहा जाता है।